तो दोस्तों स्वागत है आपका माई स्मार्ट स्टडी ग्रुप पे। और आज की इस वीडियो से हम आरआरबी ग्रुप डी के जनरल साइंस के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और हर क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी के रेलेवेंट ही मिलेगा, यानी इस एग्ज़ाम से संबंधित ही जो सवाल होंगे वही आपको कराए जा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम से बाहर का एक भी प्रश्न जो कि आपके मतलब का नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जनरल साइंस में उस टॉपिक को ही टच किया गया है जो कि आरआरबी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मेन बात होती है कि आप एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ाई करें, यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस के पेपर के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और साइंस के केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, जितना भी साइंस के जितने अंदर सब्जेक्ट आते हैं, जितनी भी इसमें मैथ के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको सब सिखाऊंगा। ठीक है, साइंस प्लस इसमें बायो, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की जितने भी कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत है सारे कवर हो जाएंगे। सोचिए दोस्तों, 5000 क्वेश्चन एक बार आपने कर लिए तो फिर क्या ही बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो आरआरबी वाले जितने भी बच्चे हैं अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पे DSSB की मैथ की भी सीरीज़ आ रही है, लगातार बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाया जा रहा है। अपने दोस्त जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको शेयर करिए। यूपी लेखपाल के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है हमारे इस चैनल की ये वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारी ये वीडियोस। ठीक है, यूपी लेखपाल, समाज विकास हो गया, ग्राम विकास हो गया, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उनको फॉलो करिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इनको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दोस्तों, जाइए और उनको चेक करिए। आई बटन में भी आप ऊपर क्लिक करिएगा वहाँ पे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि एक लाइट की किरण वाटर से कांच की तरफ जाती है, ठीक है, फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो वो किधर को मुड़ेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप साथ साथ नोट करते रहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें। तो जब भी लाइट, देखिए दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब देखिए दोस्तों, वाटर का होता है 1.33, कांच का होता है 1.5। तो जिसका ज़्यादा होगा दोस्तों तो वो डेंसर होगा, जिसका कम होगा वो रेयरर होगा। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है दोस्तों, ठीक है, रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट दोस्तों नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, गति कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, गति कम हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बस इसका उल्टा हो जाएगा तो आप इसी को उल्टा कर दीजिए। जब भी डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल से दूर जाती है और गति बढ़ जाती है दोस्तों उस केस में। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये होता है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों, देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे ही लाइट 1.33 यानी कि पानी वाले उससे ग्लास वाले तक जाएगी तो ये कम वाले से ज़्यादा की तरफ जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी दोस्तों और गति कम हो जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्लो डाउन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड OH, इसका चार्ज -1, इसको कर दीजिए क्रॉस इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा CaOH2। ये हो गया इसका करेक्ट फॉर्मूला दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, कहीं पे क्वेश्चन आया स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो स्लेक्ड लाइम भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली थ्रोन बॉल विद टाइम विल बी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ एक बार। समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद, समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का वेग, वेग यानी वेलोसिटी क्या होगी। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V=U+AT। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, S=UT + ½ AT²,
मैं आपको सारे फॉर्मूले अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन फॉर्मूले को देखते हैं अभी। ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, और ये होता है टाइम। 4 चीज़ें इस फॉर्मूले में हैं। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। जब भी आप गेंद को ऊपर फेंकेंगे, तो मान लीजिए आपने 50 की गति से गेंद फेंकी दोस्तों, तो यहाँ आप रखेंगे 50। अब ये जो होता है अर्थ इसको नीचे खींचेगी -10, ठीक है, 10 के फोर्स से, तो -10 इंटू टी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, जब तक बॉल ऊपर जाएगी तब तक उसकी स्पीड कुछ होगी, और टाइम जो होगा एक टाइम पे जाके बॉल हवा में रुक जाएगी। इस तरीके से आपने ज़मीन से बॉल फेंकी तो यहाँ उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैं स्पीड 0 कर देता हूँ, तो 50 माइनस 10t, तो यहाँ से 10t आया 50, ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 सेकेंड तक बॉल ऊपर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं छठे सेकंड पे देखूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, छठे सेकंड पे क्या होगा। तो दोस्तों ये होगा v इक्वल्स टू 50 माइनस 10 इंटू 6, यानी कि 50 माइनस 60, यानी कि -10। तो छठे सेकंड पे दोस्तों देखिए वेलोसिटी क्या आ रही है, -10। और चौथे सेकंड पे दोस्तों क्या आती, तो 50 माइनस 40 प्लस 10 आती। तो जब भी हम बॉल ऊपर को जा रही है, तो जब भी बॉल ऊपर को जाएगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब भी बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी निगेटिव होती है, ठीक है दोस्तों। बस इसी को आपको ध्यान रखना था यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जब बॉल ऊपर जाती है तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। जब भी ऊपर जाती है पॉजिटिव वेलोसिटी, जब बॉल नीचे आती है निगेटिव वेलोसिटी, जब अपने टॉप पॉइंट पे होती है वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, कुछ कंपाउंड्स के पास, ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स के पास दोस्तों फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिप्सम दोस्तों होता है CaSO4, इसी से POP बनती है दोस्तों। POP का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसी में से जब हम 1.5 पानी को इवेपोरेट कर देते हैं तो POP बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके पास तो है। वॉशिंग सोडा दोस्तों क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, तो दोस्तों इसके पास भी है। कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, दोस्तों इसके पास भी होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बेकिंग सोडा, ठीक है दोस्तों। इतना ही आपको जानना है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू अनइक्वल मासेस, दो मासेस हैं अनइक्वल, possess सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द हैवियर मास विल हैव। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने भी थोड़ी बहुत मोशन के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mv, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ mv², ठीक है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला। तो आप काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, m²v²/2m। क्या करा मैंने दोस्तों, एक m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक m का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2m बन गया, और ऊपर m इंटू m m² बन गया दोस्तों। और mv का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, p²/2m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है। तो मोमेंटम के हिसाब से मैंने इसको फॉर्मूला बना लिया। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं 2m को उधर ले जाऊं तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। काइनेटिक एनर्जी तो दोस्तों सेम है, मान लो 5 है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है 10m। इस क्वेश्चन के लिए मैंने 5 मान लिया इसकी वैल्यू। तो दोस्तों देखिए ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, ठीक है। p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, तो m ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो हैवियर वाले का m ज़्यादा है, तो दोस्तों मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा, ग्रेटर मोमेंटम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड। तो दोस्तों एसिटिक एसिड क्या होता है, COOH वाला ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, उसी से एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, ठीक है दोस्तों। फंक्शनल ग्रुप होता है एसिटिक एसिड का COOH। 5 से इसके अंदर आप अगर, ठीक है, एसिटिक एसिड में अगर आप 5 से 8% पानी मिला दें तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं विनेगर।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, पर अगर हम पानी नहीं लगाते हैं यानी इसमें पानी नहीं है तो इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये बहुत ईजिली जम जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, विनेगर यानी कि सिरका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को गिराया गया। तो बेसिकली ड्रॉप मतलब छोड़ा गया, तो इसकी यू क्या होगी, शुरुआती वेलोसिटी दोस्तों क्या होगी, 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन द 4th सेकेंड। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि एक बॉल को कहीं से फेंका गया या छोड़ा गया और चौथे सेकंड में, सिर्फ चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो निकालना है, तो दोस्तों क्या लगाएंगे हम, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है एस एन इक्व टू यू प्लस ए बाई 2n-1। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका फॉर्मूला। और n क्या है, सेकंड, तो s4 चौथा सेकंड। वेलोसिटी शुरू में 0 होगी दोस्तों। a की वैल्यू यहाँ पे g के बराबर होगी 10। अब देखिए बॉल नीचे आ रही है तो +10 लेंगे दोस्तों। ठीक है, ऊपर से छोड़ी गई तो 10/2, 2 × 4 - 1 तो 5, 4 × 2 = 8, 8 - 1 7, तो 7 5 = 35 दोस्तों। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। मैं आपको फॉर्मूला एक बार क्लियरली लिख के दे देता हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए। nth सेकेंड यानी किसी भी सेकेंड में चला गया दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों u, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, शुरुआती वेलोसिटी जो होती है आपकी वो प्लस a/2 एक्सेलरेशन का आधा और 2 × जो भी टाइम दिया गया है -1। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। तो 35 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा मलीबल एंड डक्टाइल है दोस्तों, तो इसको मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। जो हमारे हिंदी के व्यूअर्स हैं उनको भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आघातवर्धनी एंड तन्य है। ठीक है, तन्य मतलब जिसको खींच के तार की तरह बना जा सके, यानी इसको डक्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में तन्य बोलते हैं। मलेबल मतलब जिसको पीट पाट के एक सीट बनाई जा सके उसको बोलते हैं मलेबल। ठीक है, मलेबल बोल सकते हैं इसको। और हिंदी में आघात। ठीक है, आघात मतलब मारना ही होता है, उसको पीटा जाएगा, आघात वर्धनीय। ठीक है दोस्तों, तो मलेबल और डक्टाइल कौन सा है, तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों कौन सा मेटल होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ही मेटल दिया गया है आपको, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन के अलावा कॉपर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो यहाँ पे आपको एक ही मेटल देखने को मिल रहा है, कॉपर। तो आपको कॉपर पे टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। दोस्तों दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। दोनों में ही क्या सेम होता है दोस्तों, ग्लूकोज की बर्निंग होती है और ग्लूकोज से पहले बनता है पायरूवेट। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ तक कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं होता। अब इसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होगा वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब इससे बनता क्या है दोस्तों, वो एनर्जी बनती है, CO2 बनता है और पानी बनता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक होती है, कमी ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड बनता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर ऑक्सीजन होती नहीं है तो दोस्तों इथेनॉल बनता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो इथेनॉल बनता, पर बनता सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता कन्वर्जन। तो पायरूवेट का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो O2 का उपयोग करके पायरूवेट का टूटना कहाँ होता है, डैश में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट डैश। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक कॉइल, आपने मोटर जरूर पढ़ी होगी, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, मैग्नेट लगाते हैं और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से दर्शा रहे हैं हम, बनता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये एरिया के साथ डिपेंड करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक जाली होती है दोस्तों, वो जाली के
का जो एरिया है, इसके अंदर से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा उसको बोला जाता है, उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट होगा वो हाईएस्ट होगा। जितना ज़्यादा एरिया दोस्तों उतना ज़्यादा करंट। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई हवा ऐसे चल रही है और ये ऐसे ही बिल्कुल पड़ा है, सेम पैरेलल पड़ा है, तो ये तो सारी उसके ऊपर से निकल जाएगी, इसके अंदर से तो कुछ क्रॉस नहीं करेगी। तो मैक्सिमम क्रॉस कब करेगी? जब ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है जाली और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों ऐसे आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया में से काटते हुए जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो 90 डिग्री होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सबसे कम कब होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा 0 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा मिनिमम के लिए और ये हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 180 पे भी मिनिमम ही होगा दोस्तों, 180 और 0 एक ही चीज़ होगी। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम। तो ये तो याद रखना है आपको दोस्तों। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका 1/6 होता है मून पे। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, मून पे होता है 1/6। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम मानते हैं उसका पूरा वेट होता है, उसको बोला जाता है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, गुरुत्व का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड। तो जिसमें हीट निकलती है दोस्तों, ठीक है, हीट निकलती है एक्सो, हीट एब्जॉर्ब होती है दोस्तों एंडो। ठीक है, इन और आउट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप इसमें। तो आउट होती है तो एक्सो, इन होती है तो एंडो। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ठीक है, और एंडो को क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ पता होगा आपको, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। इन्होंने डो रे मी सा यानी सारे गामा पदा 8 एलिमेंट का नियम बताया था कि हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखता है। पर ये फेल क्यों हो गया था दोस्तों? ये फेल हो गया था क्योंकि ये कैल्शियम तक ही सही था, उसके आगे ये अप्लाई नहीं हो पा रहा था। अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ये सही था, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव वहाँ तक सही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंडलीव, मॉडर्न जो मेंडलीव है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भाई कहा जाता है इसके पीरियोडिक टेबल को। ठीक है दोस्तों, यही सबसे क्लोज पहुंचा था हमारे मॉडर्न के। डोबर्नियर ने ट्राइड्स बनाए थे दोस्तों। ट्राइड से क्या मतलब है? उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से 3 को खड़ा करा था। तो अगर इसका x है, इसका y एटॉमिक मास है, तो बीच वाले का x + y/2 होता था। इन्होंने ऐसे 3 के जोड़े बनाए थे, पर ऐसे 3 ही जोड़े बनाए पाए थे वो, ये उनकी लिमिटेशन थी। ठीक है, तो मोजली इसका करेक्ट आंसर है। मोजली ने पहली बार एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई करा था। ये तीनों एटॉमिक मास के हिसाब से थे। ठीक है दोस्तों, एटॉमिक नंबर को Z देखते हैं। एटॉमिक नंबर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है एटॉमिक मास दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, ये 2 चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक। तो इनमें से किस टाइप की कौन सी गैस के साथ इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करी जाती है? तो इस तरीके से बल्ब होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है फिलामेंट टंगस्टन का। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी ना भरें तो ये टंगस्टन जो है बहुत जल्दी वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, पर ऐसा गैस भरने से क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है, टंगस्टन की लाइफ बढ़ जाती है अगर हम इसके अंदर इनर्ट गैस डाल दें या फिर इनएक्टिव गैस जो कि यहाँ बोला गया है डाल दें। तो इनर्ट गैस तो आपको पता है, नियॉन, रेडॉन। ठीक है, नियॉन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई। ठीक है दोस्तों, आर्गन हो गई, ये गैसें भर सकते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन भी इसमें भरी जाती है क्योंकि वो भी इनएक्टिव गैस होती है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉलोइंग एनिमल प्रोड्यूस बाय बडिंग एंड कैरी आउट रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है दोस्तों कि मान लो ये वो प्लांट है, इसको यहाँ से काट दिया तो ये क्या होगा, ये कटे हुए से ऐसे दिखाई देंगे।
ठीक है दोस्तों, ये कटा हुआ अपने ऊपर को उग जाएगा और ये अपने नीचे को ऐसे उग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है रीजनरेशन। ठीक है दोस्तों, बडिंग क्या होता है, ऐसे करके एक बड निकालता है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है और ये यहाँ से टूट के अलग हो जाता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं और रीजनरेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कौन सा करता है दोस्तों, ये दोनों ही करता है हाइड्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रा। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है, पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो दोस्तों, प्यूबर्टी के दौरान इनमें से कौन से हार्मोन की वजह से मेल्स में जो होता है, जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, वो शो होते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है, टेस्टेस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों, टेस्टेस्टेरॉन की वजह से ह्यूमंस में चेंज आते हैं, ह्यूमंस में नहीं सॉरी, मेल्स में टेस्टेस्टेरॉन की वजह से चेंज आते हैं, और फीमेल्स में दोस्तों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से फीमेल्स में चेंज आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेलोजेंस। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का नज़र आता है, आप देख सकते हैं, दो लाइनें होती हैं ऐसे और इधर भी ऐसे लाइनें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनका नंबर भी बता देता हूँ, इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 18। ऐसे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 18, 17, 16 ऐसे करके चलती रहती हैं 13 से लेके। तो दोस्तों, इनको बोला जाता है हेलोजेंस। 17 नंबर वालों को बोला जाता है हेलोजेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर वालों को हेलोजन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हेलोजेंस। और मैं आपको थोड़ी एक और चीज़ बता देता हूँ, 18 वालों को कहा जाता है दोस्तों नोबल गैस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, 18 वालों को नोबल गैस कहा जाता है। पहले ग्रुप वालों को कहा जाता है दोस्तों एल्कली मेटल्स। ठीक है दोस्तों, एल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप वालों को कहा जाता है दोस्तों एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों, एल्कली अर्थ मेटल्स। इस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव। इनमें से कौन से पौधे में प्लांट बॉडी रूट, स्टीम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है, मतलब स्पेसिफिक रूट्स, स्पेसिफिक जड़े तने अलग अलग विभेदित नहीं किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्पाइरोगायरा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर होगा स्पाइरोगायरा। दोस्तों, स्पाइरोगायरा को वाटर सिल्क भी कहा जाता है और पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये एक एल्गी होता है जो कि बेसिकली पानी वाली जगहों में उगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होता है दोस्तों, उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। और pH दोस्तों ये न्यूट्रल होता है, और इधर की तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और इधर को बढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, यानी उसका pH छोटा होगा, उतना छोटा नंबर होगा। तो सबसे छोटा नंबर किस में है दोस्तों, 2.4 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबको पता होना चाहिए जाइलम, जो कि हमारे उसमें जल का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम, ठीक है, ये हमारे उसमें फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पौधों में। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जटिल, हिंदी में बताऊं तो इसको जटिल टिश्यू कहा जाता है दोनों को। तो ये सिंपल नहीं है दोस्तों, यही हमसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, जाइलम। ठीक है दोस्तों, और भी आप जान लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये पौधों को हार्ड बनाता है। ठीक है, उन्हें सपोर्ट देने का काम करता है दोस्तों। पैरेनकाइमा जो है ये फूड को जमा करने का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है दोस्तों ये। ठीक है, और जो कॉलनकाइमा होता है दोस्तों, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है अंदर तनों को, हमारे सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, जो हमारे पौधों का स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों,
और जो जाइलम होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारे उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में दोस्तों 2 रजिस्टर, एक 10 ओम का एक 20 ओम का सीरीज में लगा दिए, टोटल हो गया 30 ओम। ठीक है, सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। ठीक है, आर नेट का पैरेलल में होता है आर नेट का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो इधर रेसिप्रोकल नहीं लगाते, आपको दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में बोला गया है 6 वोल्ट की बैटरी बोली गई है, करंट पूछा है, तो V = IR यानी कि ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो V दिया है 6, I दिया है नहीं, हमें पूछा गया है, R दिया है 30, तो 6 5 जा 30, तो I = 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लैंप है जो 120 वाट 8 घंटे चलता है। एनर्जी कंज्यूम बाय द लैंप इन 1 डे, तो एक दिन में कितनी एनर्जी लेगा, और एक दिन में कितना चल रहा है दोस्तों 8 घंटे, तो टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ यूनिट में आंसर दिया है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। ठीक है दोस्तों, किलोवाट आवर होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 120 × 8, तो दोस्तों कितना आ गया 960। ठीक है, 960 आ गया। अब इसको आपको, ये आया है दोस्तों वाट आवर में। ठीक है, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो 0.96 किलोवाट आवर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ दीज मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। ठीक है, इनमें से किस माध्यम में जो साउंड है वह सबसे तेज ट्रेवल करती है, तेज यात्रा करती है। तो दोस्तों साउंड कैसे ट्रेवल करती है, जब एक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर जो भी हमारा मीडियम है, ये साउंड की वेव आती हैं, ये इनको टकराती हैं एक दूसरे से, इस तरीके से साउंड ट्रेवल करती है। अब जो सॉलिड होता है उसमें जो सारे मॉलिक्यूल होते हैं बहुत करीब होते हैं दोस्तों, तो ये तुरंत पास करते हैं साउंड को, तो इसमें स्पीड हाईएस्ट होती है सॉलिड में। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड में होती है हाईएस्ट, उससे कम होगी लिक्विड में, और उससे कम होगी गैस में, यानी लोएस्ट होती है गैस में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही जानकारी बहुत है। तो सबसे तेज यात्रा कहाँ करती है दोस्तों, ठोस पदार्थ में यानी कि सॉलिड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन विद द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो हम लोग वेस्ट एंड से देख रहे हैं और ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो हमें क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हिंदी में भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से समझिए, आप वेस्ट में हैं, ये ईस्ट है और ईस्ट से वेस्ट आ रहा है और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब करंट ऐसे आ रहा है तो आप अपना अंगूठा ऐसे लगाएंगे और अपनी कलाई को इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक है, अपनी उंगलियों को, तो आपको दिख जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से घूमता हुआ दिखेगा आपको इस तरफ से। तो कैसा दिख रहा है ये आपको दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, AC। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इसमें लगाया गया है दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है, जब आप अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे तो जिधर भी आपकी उंगलियां मुड़ेंगी, ठीक है, इस तरीके से आपकी उंगलियां फोल्ड हो जाएंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, प्लांट बॉडी का एक पार्ट ही न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, तो इस टाइप के उसको क्या कहते हैं दोस्तों, किस टाइप का रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे ये पत्ते हैं, ठीक है, तो इसी में यहीं पार्ट में कोने में से ये हमारा नया पौधा उगने लग जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, या आपकी जड़ें हैं तो जड़ों में ही ऐसे उगने लग जाएगा, इसको बोलते हैं, ये देखिए किसी पार्ट पे ही उगने लग गया, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्यूजन में क्या होता है दोस्तों,
ऐसे टूट जाता है और जैसे एमीबा हो गया, ठीक है, ये बीच में से टूट जाता है और 2 एमीबा बन जाते हैं, इसको बोला जाता है फिजन। रीजनरेशन अभी हमने देखा था हाइड्रा में होता है वीडियो में। और सेक्सुअल प्रोपोगेशन सेक्सुअली जो होता है वो होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपको जो बताया था, इसमें देखिए इस तरफ जो होते हैं मेनली मेटल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने ये लाइन इधर नहीं इधर बनानी है। इधर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं, और इधर होते हैं नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी कि मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं, इलेक्ट्रो, ठीक है, नेगेटिव को ये नॉन मेटल वाले में डाला जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की वैलेंसी बेसिकली क्या होती है दोस्तों, 1, 2 एंड 3 होती है। इसके बाद जैसे ही मान लो 5 आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ दोस्तों। तो क्या होता है, जैसे आपने लिया हेलोजन यानी कि क्लोरीन 17 नंबर, तो दोस्तों क्या होगा, पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 आएंगे, अगले में 7 आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके पास 7 हैं, इसकी वैलेंसी कैसे निकाल जाती है, आपको 7 में से 8 घटा देना है, ये होती है इसकी वैलेंसी -1, ठीक है। वहीं आप अगर मैग्नीशियम को लेंगे दोस्तों, जो कि कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 12 नंबर पे, तो इसकी क्या होगी 282। तो जब ये 2 होती है तो आपकी इसकी वैलेंसी क्या होगी दोस्तों, +2। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके आखिरी ऑर्बिट में, यानी कि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लिख के दिखा देता हूँ इसका तरीका क्या होता है, जब भी वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 से कम होंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट आंसर जितना भी है वही आंसर हो जाएगा। और जब भी आपके वैलेंट इलेक्ट्रॉन दोस्तों 4 से ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें से -8 कर देना है। तो मान लीजिए x है, आखिरी में x है जो कि 4 से ज़्यादा है, तो x -8, और ये आंसर आपका निगेटिव आता है, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, और इनकी जो होती है वो होती है 1, 2 एंड 3, ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव की बात कर रहा है तो 1, 2, 3 ही पॉजिटिव देंगे। 1 क्योंकि ये 4 से छोटा है तो डायरेक्ट आंसर 1, 2 4 से छोटा है तो 2, 3 4 से छोटा है तो 3। अब जैसे ही 5 आएगा तो दोस्तों 4 से बड़ा है तो 5 -8 -3, तो ये तो पॉजिटिव नहीं हुआ ना, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 होगा। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द, प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस टिश्यू की मदद से होती है दोस्तों। तो जाइलम तो जल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है दोस्तों, मैंने फॉर्ड लिख दिया, सॉरी दोस्तों, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट एंड स्टिफनेस देता है, अभी देखा था कॉलेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर। कॉलेनकाइमा होता है दोस्तों जो प्लांट्स में क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा आप किसी पौधे को ऐसे दबाते हैं तो वो थोड़ा झुक जाता है, ये होता है कॉलेनकाइमा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, प्रोपोइसिस, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, 3 तरीके की साउंड होती हैं सुनने के लिए, ठीक है। इंफ्रा, एक होती है ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं, और एक होती है अल्ट्रा। तो जो भी इंफ्रा साउंड होती है, इंफ्रा साउंड, वो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम वाली, जिनको हम नहीं सुन सकते। इनको कौन सुन सकता है दोस्तों, एलिफेंट सुन सकते हैं इन साउंड्स को, वेल सुन सकती है दोस्तों इस साउंड को, और जो ह्यूमन सुनते हैं वो होती है 20 से 20,000 तक, और इससे ऊपर जो भी होगी 20,000 से ऊपर दोस्तों, कुत्ते, बिल्ली, डॉग्स, कैट्स, बैट्स, ठीक है, ये सब इनको सुन सकते हैं, और ये क्या होती हैं दोस्तों, अल्ट्रासाउंड, ठीक है दोस्तों। प्रोपोइस जो होता है ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि गहराई नापनी है समुद्र की, उसमें यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आपने वो टेस्ट सुना होगा, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। मशीन्स को साफ सफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, इनमें से किस एलिमेंट का जो सिंबल है वो लैटिन भाषा से डिराइव किया गया है, लाया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आयरन, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है, मैं सिंबल बता देता हूँ आपको, Fe, ठीक है। क्लोरीन का Cl, कार्बन का C, और एल्यूमिनियम का Al, ठीक है। क्लोरीन की -1 होती है वैलेंसी, कार्बन की आपको पता है टेट्रा वैलेंसी होती है, आयरन की +2 और +3 भी होती है कहीं कहीं पे, और एल्यूमिनियम की +3 होती है, ठीक है।
एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 6, एल्यूमिनियम का 13 और आयरन का 26 होता है। ठीक है, ये मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करता है, कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं दोस्तों। इनकी डेंसिटी लो होती है, मेटल्स की हाई होती है। ठीक है, जो ये होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, सॉलिड जो होते हैं। ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल जो होगा वो ब्रिटल होता है दोस्तों। ठीक है, ब्रिटल मतलब जैसे ये नॉन मेटल है, इसमें हल्का सा भी फोर्स पड़ता है तो चटक जाता है, टूट जाता है। ठीक है, डायमंड भी एक नॉन मेटल है दोस्तों, क्योंकि ये कार्बन का बना होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस होती हैं, ये भी नॉन मेटल ही होते हैं और ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। बाकी नॉन मेटल्स आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनर्ट एलिमेंट्स हो गए आपके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। मेटल्स हो गए आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। ठीक है दोस्तों, मेटलॉइड्स हो गए आपके जो बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स के। ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क हमें करना पड़ता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको दोस्तों, उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारी डेफिनेशन आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ऑन पर कूलम चार्ज, डब्ल्यू वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो पुट कर दीजिए दोस्तों, वी की वैल्यू 18 दी है, डब्ल्यू पूछा है और चार्ज दिया है 4, तो डब्ल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 18 इंटू 4, दैट इज 72 जूल्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट गिव्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7। इनमें से कौन सा लेस देन 7 का पीएच देता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस देन 7 का पीएच का क्या मतलब हो गया दोस्तों, एसिडिक। ठीक है, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए, एक रिएक्शन जो होती है दोस्तों ऐसे होती है। ठीक है, कुछ चीज़ होती है इधर और इधर कुछ बन के आता है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो एरो के ऊपर होता है दोस्तों उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ रिएक्शन की गति बढ़ाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका बोल रहा है कि पीएच कम आए तो इधर एसिड फॉर्म होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, तो Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन में NaOH बना लेगा। ठीक, यहाँ से Na आएगा और वाटर से H+OH से OH आएगा। तो ये तो भाई बेस होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें तो pH कम चाहिए 7 से, यानी एसिड चाहिए। सोडियम क्लोराइड भी दोस्तों NaOH बना लेगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो इसको देखिए दोस्तों, ये HCl प्लस NH4OH बनाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा NH4 अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये पानी में जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। तो क्या करेगा दोस्तों, देखिए Cl माइनस और NH4 प्लस NH4OH बनाएगा और H के साथ Cl बनाएगा। तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया दोस्तों, ये वीक बेस है। तो एसिडिक सॉल्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है तो ओवरऑल इफेक्ट तो एसिड का आएगा, तो HCl। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। आपको ऐसे तोड़ तोड़ के लिख के देखना है बस इन्हें। ठीक है दोस्तों, बस आप इन्हें तोड़ तोड़ के लिख के देखिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, एक बॉडी है, इसके ऊपर इधर से मान लो F1 फोर्स आ रहा है। ठीक है, ये मैं इसकी लेंथ के हिसाब से आप इसको समझिए, और इधर से बहुत बड़ा फोर्स आ रहा है F2। अनबैलेंस्ड फोर्स इसी को बोलते हैं। बैलेंस्ड किसे बोलते हैं दोस्तों, जब दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से 5 आ रहा है, इधर से 7 आ रहा है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ठीक है, और भी हो सकते हैं ऊपर नीचे से, इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड है। अगर ऊपर से भी हुआ तो ऐसे आप ऊपर नीचे से भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज इन इट्स। तो दोस्तों जब भी आपका फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तो एक नेट फोर्स आएगा। तो आप ही सोचिए, अगर ये बॉडी है, इस पे 7 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, तो इस पे एक नेट फोर्स आ गया 2 का। और जब भी फोर्स होता है तो दोस्तों वहाँ क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या करता है दोस्तों, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी की चेंज होगा तो इसके मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम स्पीड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, स्पीड और मैग्नीट्यूड, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत फ़र्क है दोस्तों। क्या होता है, वेलोसिटी के पास अपनी डायरेक्शन होती है, कोई चीज़ इधर जा रही है तो वेलोसिटी है। ठीक है, आपको दिया है वेलोसिटी 5 है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी, पर आपको स्पीड 5 दिया गया है, यानी आपको सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया गया है, डायरेक्शन नहीं दी गई है यहाँ। तो ये स्केलर होता है स्पीड, और वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर होती है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बोला कंटिन्यूस चेंज इन इट्स, तो किस में चेंज होगा, उसकी स्पीड में यानी मैग्नीट्यूड में चेंज होता रहेगा। आगे देखते हैं, अ फोर्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट, एक 1 किलो की चीज़ है, उसकी स्पीड 4 से 8 हो गई है, यानी कि आपको v1 दिया है 4, v2 दिया है 8, तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, तो वर्क डन कितना होगा दोस्तों, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या हो, तो दोस्तों वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होगा, जितना उसकी एनर्जी में चेंज होगा उतना ही वर्क डन हो जाएगा। तो इसकी पहले कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर, और बाद में कितनी हो गई दोस्तों, सॉरी बाद में पहले लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ रही है, तो हाफ mv2v1 स्क्वायर, तो हाफ m तो देखिए कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो हाफ इंटू m दिया हुआ है 1, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 8+4 और 8-4। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 8+4 12 और 8-4 4, ये हो जाएगा दोस्तों। तो 2 से काट दिए 6, 6 4 जा 24, तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, When a body moves on a circular path, the force that acts on the revolving body towards the center, इस वाले फोर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, इसी की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर पाता है। ठीक है दोस्तों, जो बाहर की तरफ लगता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। सिंपल फोर्स मतलब कोई भी सिंपल फोर्स जो किसी बॉडी पे लगाते हैं हम। एंगुलर फोर्स मतलब जो एंगल पे लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द, तो दोस्तों ये फीमेल का जो पार्ट होता है इस तरीके से होता है, इसमें यहाँ पे ओवरीज होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, ये होती है फेलोपियन ट्यूब, और ये होती है आपकी वेजाइना, और इसको बोला जाता है दोस्तों यूटेरस। और जो यूटेरस का सबसे पतला वाला हिस्सा होता है दोस्तों ये वाला, इसको बोला जाता है सर्विक्स। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। तो जब भी आपका फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, तो यहाँ से आपका स्पर्म एंटर करेगा। ठीक है दोस्तों, और एग यहाँ से आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में, ये आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ से ये इम्प्लांट हो जाता है यहाँ आके, यानी यूटेरस की वॉल पे। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है उसका दोस्तों, यूटेरस वॉल पे। ठीक है, तो यूटेरस की दीवार पे आके वो इम्प्लांट हो जाता है और वहीं फिर आगे वो बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यूटेरस वॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इनमें से कौन सा एग्जाम्पल दर्शाता है। तो देखिए, जब भी एक बस अचानक से रुकती है तो दोस्तों ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनर्शिया, कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलने के स्टेट में रहना चाहती है, और कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई स्टेट में रहेगी। ठीक है, अब अचानक से बस चल रही थी, अचानक से रुक जाएगी, तो आप जो उसमें बैठे हैं आप चलते रहना चाहेंगे, इसलिए आप आगे चले जाएंगे, इसलिए आपको झटका लगता है। वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द फील्डर ग्रेजुअली पुल्सेस, तो ये होता है दोस्तों सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो F इज इक्वल टू ma। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, mv, इसका रेट ऑफ चेंज कर देंगे तो मास तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। dv/dt क्या होता है दोस्तों, एक्सलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा ma, ये होता है फोर्स। ये होता है सेकेंड लॉ
ठीक है, हम हाथ पीछे इसीलिए करते हैं ताकि फोर्स कम लगे हमारे हाथ पे। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, तो देखिए ये एक रॉकेट है, ये नीचे को देगा और यहाँ से इसको ऊपर को पुल मिलेगा। एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है, ये एक्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये वाला ऑप्शन जो दिया है फोर्थ ऑप्शन, जब हम साइकिल चलाते हैं तो स्लो हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्क डन कैसे डिफाइन किया जाता है? फोर्स एक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट कॉजिंग, मतलब फोर्स लगा दिया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, गलत आंसर है। ठीक है, वर्क डन बेसिकली होता क्या है, आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। ठीक है दोस्तों, एफ डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कॉस थीटा से इसको दिखाया जाता है। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों? 0। मतलब कोई कुली है, ठीक है दोस्तों, ये इसको लेके जा रहा है सामान को, तो इसका वर्क डन बेसिकली 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो वो ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, उसने फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करा वो होता है वर्क डन। तो मैं आपको वर्क डन की क्लियर डेफिनेशन दे देता हूँ। वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट होना फोर्स की डायरेक्शन में, ये जरूरी है, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कहीं और डायरेक्शन में हुआ है तो फिर आपको कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ओनली व्हेन फोर्स हैज एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो गलत आदमी, सिर्फ फोर्स लगाने से थोड़ी होगा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों क्या चीज? कोई सा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई से भी ऑप्शन ने करेक्ट डेफिनेशन नहीं दी। ये बोल रहा है जब सिर्फ फोर्स लग जाए, ये बोल रहा है जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो जाए। नहीं दोस्तों, दोनों एक साथ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, तो ऑक्सीजन किस में रिलीज होती है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है दोस्तों? जो प्लांट्स में स्टोमाटा होते हैं, ठीक है, स्टोमाटा पोर से जो पानी इवेपोरेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एक्सक्रीशन तो आपको पता ही है, जो हम यूरिनेशन और वो सब करते हैं, हमारे किडनी फिल्ट्रेशन जो होता है, यूरिन जो फॉर्मेशन होती है उसको जो हम रिलीज करते हैं अपने यूरेथ्रा से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने आपको बताया था, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी अगर किसी चीज़ पे लग रही है तो उसको वेट ही तो कहेंगे दोस्तों, वेट ही तो होती है ग्रेविटी। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है दोस्तों? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इम्पल्स झटके को कह सकते हैं। मास हो गया आपका, ये कांस्टेंट होता है, कभी भी मास चेंज नहीं होता। अगर आप अर्थ पे आपका मास 50 है, मून पे भी 50 होगा दोस्तों, सन पे भी 50 होगा, हर जगह कहीं भी चले जाओ, मार्स मरकरी वीनस हर जगह 50 होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेजिस्टेंस दोस्तों किस पे डिपेंड करता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ρl/a। तो लेंथ पे करता है, मटीरियल पे करता है, रजिस्टिविटी मटीरियल को ही दर्शाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है, इस पे नहीं करता। ठीक है, और हमसे नॉट ही पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, तो वॉशिंग सोडा के Na2CO3.10H2O फॉर्मूला अभी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में बताया था, तो 10 होते हैं इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर 10 होता है। ठीक है, 5 किस में होता है अभी बताया था, कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। दोस्तों वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाला। ठीक है, तो दोस्तों वार्म ब्लडेड उनको बोलते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं अपना, उनको वार्म ब्लडेड बोलते हैं। इसमें कौन से जानवर आते हैं दोस्तों? बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो हम भी इसी में आएंगे क्योंकि ह्यूमंस भी मैमल होते हैं। बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, इसमें आती हैं। कोल्ड ब्लडेड में दोस्तों कौन आते हैं? कोल्ड ब्लडेड में दोस्तों आती हैं मछलियाँ, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं दोस्तों, एम्फीबियंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा इनमें से वार्म ब्लडेड है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, पिजन एक चिड़िया है, टोड, फिश, क्रोकोडाइल। वार्म ब्लडेड में दोस्तों क्या होगा इसका? फिश तो कोल्ड ब्लडेड हो गई,
पिजन होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये एक बर्ड है, ठीक है। बर्ड और मैमल इसमें आते हैं वार्म ब्लडेड में। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है दोस्तों। तो वाटर ये होता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया और इसका 16 हो गया, तो 1:8 हमेशा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट आउटर सेल, तो सबसे कंप्लीट आउटर सेल वालों को ही तो दोस्तों नोबल गैस कहते हैं हम, ठीक है। कंप्लीट आउटर वालों को ही नोबल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस इन्हीं को कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा 18th, ठीक है, आखिरी वाला नोबल। मैंने आपको बताया था अभी 18 वाले को क्या कहा जाता है? नोबल गैस। 17 वालों को हेलोजन, 1 वाले को एल्कली मेटल, 2 वाले को एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है दोस्तों। तो नोबल वाले का आउटर सेल फिल होता है, इसीलिए तो इनर्ट है वो। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ का मास क्या है? तो ये बहुत ही स्टैटिक है, आपको रटना पड़ेगा ये वाला, 6 × 10⁴ kg, ठीक है दोस्तों, 6 × 10⁴ kg। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं इस वीडियो में, और देखिए 50 मिनट की ये वीडियो ही है, एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा हर क्वेश्चन का मैंने दे दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और 5000 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन मैं आपके लिए इस सीरीज़ में लाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक से साइंस के स्पेसिफिक में वीडियो बनाऊँ, ठीक है दोस्तों। एक नए चैनल का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? आपको अपने हिसाब से कंटेंट मिल सकता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात होती है, ये एक यूट्यूब चैनल जो कि डेडिकेटेड लोग चलाते हैं, उनकी खासियत होती है कि वो अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। जब चैनल बड़ा हो जाता है तो जो चैनल के ओनर होते हैं वो फिर हर किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, पर जब तक चैनल अभी स्टार्ट हो रहा है या जो भी आपका इनिशिएटिव ले रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो इस समय करेक्ट मौका है, आप डिमांड करिए, आप कमेंट करिए। हर वीडियो में आप कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए, वही कंटेंट हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। हमारी टीम रेडी है आपकी हर फरमाइश को पूरा करने के लिए। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें आपकी हर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, और हम आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से लगन से तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पे यूपी लेखपाल की जो है सीरीज़ आई है, यूपी लेखपाल की वीडियोज़ हैं, उन्हें भी फॉलो करिए। वो बहुत ही बढ़िया अभी सीरीज़ चलने वाली है और चल ही रही है। 2 वीडियोज़ अभी आउट हो चुकी हैं, 3rd वीडियो प्रिपेयर हो रही है दोस्तों। TSSB की मैथ की वीडियो भी 2 वीडियो आउट हो गई हैं बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ, और 3rd वीडियो अभी प्रिपरेशन में है दोस्तों। और पूरी सीरीज़ हम बना रहे हैं क्योंकि जैसा जैसा हमें हमारे फॉलोअर्स कहते हैं, हम उनकी फरमाइश पे सेम कंटेंट जो कि उनको ज़रूरी है उनके लिए और उनकी उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, हम वो कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये स्मार्ट स्टडी ग्रुप है दोस्तों। स्मार्टनेस के लिए रिस्पॉन्ड करिए, कमेंट करिए, ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप स्मार्ट नहीं कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक गूंगा आदमी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, और दुनिया में दोस्तों सही बात है, स्मार्टनेस की डेफिनेशन यही है, जो आजकल अपने आप को तुरंत अपने को एक्सप्रेस कर सकता है वही स्मार्ट है। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है? कमेंट करना है दोस्तों। कमेंट करिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, सब बताइए दोस्तों, ठीक है। और लाइक करिए, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करने में क्या जा रहा है, ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि अगर उन्हें भी किसी चीज़ में दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं और हम उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए विदा लेते हैं आपसे इसी नोट के साथ। माई स्मार्ट स्टडी ग्रुप को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।